हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं 23 ऑफ द जून 2024 यानी कि संडे के करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, जुडिशरी, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनके लिहाज से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे कवर करने का काम करेंगे। अगर आप इस एक वीडियो को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं और इसकी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके 1 से 2 बार रिवाइज करते हैं तो इसके अलावा आपको किसी और सोर्स पर रिलाय करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। दिस इज द होल एंड सोल वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर एग्जाम्स। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करेंगे हम लोग। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। ठीक है, अब पहले हम लोग एज यूजुअल कल के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जो हमने कल आपसे एमसीक्यूज पूछे थे उनके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका था वो रेन फॉरेस्ट के बारे में था। कहा गया था कि रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ही पड़ता है, एसेंशियली लाए बोला गया है। यानी कि ये इक्वेटर, ये 10 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री साउथ, इसी के बीच में आपके रेन फॉरेस्ट पड़ते हैं। इसके पीछे और इसके नीचे कहीं पे भी रेन फॉरेस्ट नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेजोरिटी ऑफ द रेन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि इसके अलावा कहीं और पे है नहीं। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, रेनफॉल हैवी रहती है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था आपका कुशियारा रिवर ट्रीटी के बारे में कि ये इंडिया ने किस देश के साथ साइन की है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश। भाई देखिए, जब भी किसी रिवर ट्रीटी की बात आएगी इंडिया की, तो वो जाहिर सी बात है किसी लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्री से ही होगी। तो सबसे पहली बात, श्रीलंका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आपका पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान मोस्टली एलिमिनेटेड ही रहते हैं। ठीक है, हालांकि हमारी पाकिस्तान के साथ ट्रीटी है इंडस वाटर को लेकर के, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमने उनके साथ रिवर वाटर ट्रीटीज और इसके अलावा साइन नहीं कर रखी हैं। तो ऑप्शन बचता है आपका नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो यहाँ पे आपका आंसर बांग्लादेश होगा। टोटल 54 रिवर्स हैं जो कॉमन रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश की। इनमें से सिर्फ 2 को लेकर के वाटर शेयरिंग की ट्रीटी साइंड है। एक है आपकी गंगा और दूसरी है आपकी कुशियारा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हमारी आपकी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया के दौरे पे हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग कल हुई है। अभी आगे देखेंगे हम लोग उसके बारे में भी। साहेल रीजन दुनिया के किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो जो अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट का एरिया है, सहारा डेजर्ट के नीचे वाली जो एक थोड़ी सी वाइड पोर्शन है, उसको हम साहिल रीजन बोलते हैं। काफी सारी कंट्रीज आती हैं इसमें, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है सी। मोस्ट ऑफ द टाइम से न्यूज में रहता है। कश्मीर की पॉलिटी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला क्या कह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है यानी कि विधानसभा है, वहां पे 114 सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें से 24 आपकी पीओके के लिए हैं, यानी कि वो वाला कश्मीर जो अभी हमारे हिस्से में नहीं है, जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो अभी आपका डिलिमिटेशन हुआ था, उसके बाद पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ पीओके, 114 सीट्स अलॉट करी गई हैं। उसमें से 24 पीओके के लिए, 90 हमारे जो हमारे कंट्रोल में कश्मीर इस समय हमारा कश्मीर उसकी है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के 2 डिवीजन है, एक जम्मू डिवीजन है, एक कश्मीर डिवीजन है। तो बची हुई 90 में से 47 सीटें जम्मू के लिए हैं और 43 कश्मीर के लिए हैं, ऐसा दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है। बट ये गलत है। जम्मू की पॉपुलेशन कम है, यहाँ की 43 सीटें हैं। कश्मीर की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां की 47 सीटें हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होती हैं। जहाँ की जितनी पॉपुलेशन वहां की उतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज। जैसे कि आपका यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ठीक है, वहीं पे अरुणाचल इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी वहां की कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत कम है। राजस्थान का भी यही हाल है। रिसेंटली विच अफ्रीकन कंट्री हैज स्ट्रक डाउन द लॉ क्रिमिनलाइजिंग द सेम सेक्स मैरिज। तो कल ही हम लोग ने कवर किया था कि नामीबिया जो कि आपका एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां के कोर्ट ने ऐसे लॉ को एक तरीके से हटा दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है, जो सेम सेक्स मैरिज को क्रिमिनलाइज कर रहा था। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो कल के क्वेश्चंस हो गए। अब आज हम एज यूजुअल शुरू करेंगे अपने आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। पहला जो इंपॉर्टेंट डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यानी कि 23 जून को, वो है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। अब पब्लिक सर्विस यानी कि जनता की सेवा। यूनाइटेड नेशंस का एटलीस्ट ऑन पेपर तो मकसद यही है, भले ही वो प्रैक्टिकली वेस्टर्न कंट्रीज का साइड ही लेता रहे जिंदगी भर, लेकिन ऑन पेपर तो उसका मकसद यही है कि वो जनता की सेवा करने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से उसने 2003 में एक ये यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी शुरू किए थे कि भैया जो पब्लिक सर्विस के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं लोग, ऐसे लोगों को अवार्ड दे करके सम्मानित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। और जो और यंगस्टर्स हैं, यंग पीपल है, उनको परस्यू किया जाए कि वो पब्लिक सेक्टर में आकर के अपना करियर बनाए एज अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, इस बार की दोस्तों, इस बार की थीम क्या है? फॉस्टरिंग इनोवेशन अमिड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो थीम 3, 5, 6, 7 वर्ड्स की होती हैं,
उनके ऊपर क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इतनी लंबी लंबी थीम्स क्वेश्चन में ज्यादातर नहीं पूछी जाती, बट देन ऑल्सो यू मस्ट रिमेंबर कि क्या थीम है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट डे आज कौन सा है, वो है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब ओलंपिक तो बताने की जरूरत नहीं है कि होता क्या है, ये तो भैया एक स्पोर्ट्स का ग्रुप है, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक साथ यहाँ पे खेले जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, कंट्रीज को रैंक किया जाता है। ओलंपिक के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। पहली बात तो आपने सुना होगा कि समर ओलंपिक्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स होते हैं। कई बार सुनते होगे, कई लोगों को पता होगा, बट कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो मैं आज आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ओलंपिक हर 4 साल में होता है, ठीक है, लेकिन जो हर 4 साल में होता है वो समर ओलंपिक होता है और विंटर ओलंपिक होता है। यानी कि एक समर ओलंपिक होने के 4 साल बाद अगला समर ओलंपिक होगा, एक विंटर ओलंपिक होने के अगले 4 साल बाद दूसरा विंटर ओलंपिक होगा। लेकिन समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स के बीच में 2 साल का गैप रहता है, यानी कि हर 2 साल में आपके ओलंपिक्स होते हैं। स्पेसिफिकली समर और विंटर की बात करें तो ये हर 4 साल में होता है, ठीक है। अब समर ओलंपिक्स वो होते हैं जो जुलाई और अगस्त के महीने में होते हैं, विंटर ओलंपिक्स वो होते हैं जो फरवरी के महीने में होते हैं। अच्छा, तो क्या सिर्फ महीने के डिफरेंस की वजह से इसको अलग कैटेगराइज कर दिया है? नहीं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि समर ओलंपिक्स में जो समर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि आपका फील्ड एंड ट्रैक स्विमिंग, सॉसर, ये सब जो है आपके समर ओलंपिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। वहीं जो विंटर स्पेसिफिक गेम्स है, जैसे कि आपका स्कीइंग हो गया, स्नोबोर्डिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, वो विंटर ओलंपिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले ओलंपिक की अगर हम बात करें तो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। कहाँ पे? एथेंस ग्रीस में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने बचपन में जीके में इसके बारे में पढ़ा होगा। अभी लेटेस्ट ओलंपिक्स की बात करें तो 2022 वाला ओलंपिक विंटर ओलंपिक था, जो कि बीजिंग चाइना में हुआ है। इस साल होने वाला है अगले महीने, कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। 2026 का कहाँ पे होगा विंटर ओलंपिक? मिलान इटली में। और अगेन 28 का समर ओलंपिक होगा आपका कहाँ पे? लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अभी तक सबसे ज्यादा बार किसी ने होस्ट किया है आपका ओलंपिक्स तो यूएसए ने किया है, टोटल 9 बार। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने 0 बार ओलंपिक्स को होस्ट किया है, ठीक है। इस बार की दोस्तों थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ऐसी थीम्स आती हैं आपके एग्जाम में। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट 3-4 अक्षर की थीम है, आराम से याद हो जाएगी, आराम से पेपर सेट करने में आपको, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को आराम से रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ऑप्शन में, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। अब क्योंकि आपका ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेलिब्रेट कर रही है, तो उसके बारे में भी हम कुछ चीजें देखेंगे। जैसे कि वो लुजैन स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? लुजैन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, ये बात हो गई। इसको फॉर्म कब किया गया था? 1894 में, यानी कि पहले ओलंपिक के 2 साल पहले ही इसको फॉर्म किया गया, आज के 129 130 साल पहले के करीब, ठीक है। और यही 23 जून को हम ओलंपिक डे मनाते भी हैं, ठीक है, इसी वजह से हम ओलंपिक डे 23 जून को मनाते हैं। प्रेसिडेंट कौन कौन है? थॉमस बैक इसके फिलहाल के लिए कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट हैं। अब अगला आज का इंपॉर्टेंट डे जो है वो है आपका इंटरनेशनल विडोस डे, जो कि हम 23 ऑफ द जून को मनाते हैं। आपको पता है कि ग्लोबली जो विडोज हैं, है ना, जिनके हस्बैंड्स एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी बहुत सारी सोसाइटीज इंक्लूडिंग हमारे इंडिया की बहुत सारी बेल्ट में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत खराब तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, इनहेरिटेंस के राइट नहीं मिलते हैं, घर से उल्टा निकाल दिया जाता है, ऑस्ट्रिसाइज कर दिया जाता है, यानी कि सोशली बॉयकॉट कर दिया जाता है, उनका अब्यूज होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनको सफर करनी पड़ती हैं। उनके राइट्स उनको नहीं मिल पाते हैं, तो उनके राइट्स के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए और खुद विडोज को जागृत करने के लिए आपका यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में इस दिन की शुरुआत करी है, 23 जून को। बात आपको ध्यान में रहेगी, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, अगला दिन भी आपका दोस्तों महिलाओं से जुड़ा हुआ, विमेन से जुड़ा हुआ है। क्या है? इंटरनेशनल विमेन इन इंजीनियरिंग डे। वैसे तो बहुत कम होती हैं, है ना, जो लोग इंजीनियरिंग किए होंगे, हालांकि मैंने तो नहीं किया है, बट जो लोग किए हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, वो सब यही कहते हैं कि बहुत कम प्रपोर्शन होता है बॉयज टू गर्ल का इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ठीक है। खैर, तो जो विमेन इंजीनियरिंग में है तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। इस बार की इसकी थीम क्या है? एनहेंस्ड बाय इंजीनियरिंग। और 2000 आपका 23 जून को ये मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? और इसमें कुछ भी ध्यान रखने जैसा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट डेज का और एमसीक्यूज का सिलसिला खत्म होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। पहला जो आपका फ्रंट पेजर आज का द हिंदू का है वो क्या है? गवर्नमेंट रिमूव्स एनटीए चीफ, अनाउंसेस सीबीआई प्रोब। अब देखिए दोस्तों, ये तो होना ही था, ठीक है। पहले नीट का पेपर, फिर यूजीसी नेट का पेपर। अब ये भी नहीं है कि खाली यही दोनों दिक्कतें हैं, इसके पहले भी एनटीए के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। इनके एग्जाम कंडक्ट कराने के रवैये को लेकर के, इनकी एग्जाम की डेट्स अनाउंस करने के रवैये को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें मतलब एनटीए के साथ रही हैं जब से 2017 में ये बना है। बनाने के पीछे का पर्पस क्या था? कि सारे एग्जाम्स को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, प्रॉपर तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी इन एग्जाम्स को कंडक्ट करे, दिक्कतें ना हो, है ना। बट ऐसा हो नहीं पाया है, उल्टा
मतलब एक तरीके से और ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है। और मतलब इस समय देश में जो हालात हैं, सिर्फ एनडीए ही नहीं, सारे स्टेट्स भी आप देखिए, चाहे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हो, चाहे कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हो, चाहे रीजनल पार्टी रूल्ड स्टेट हो, पेपर लीक एक कॉमन चीज है जो सारे स्टेट्स को आपस में लिंक करती है। ठीक है, चलिए खैर, तो ये आपका मुद्दा है। किसको हटाया गया? सुबोध कुमार सिंह, जो इस समय प्रेसिडेंट थे, जो इस समय चीफ थे किसके, एनटीए के, इनको हटाया गया। किसको? सुबोध कुमार सिंह को। ठीक है, इनकी जगह रखा किसको गया है? इनकी जगह रखा गया है प्रदीप सिंह करोला को। अब ये परमानेंट नहीं है दोस्तों, ये एक्टिंग चीफ है। ठीक है, ये एक्टिंग चीफ है, कुछ ही दिन के लिए बनाए गए हैं। आईएएस ऑफिसर है 1985 बैच के। जब तक नए चीफ अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक थोड़े टाइम के लिए इनको बनाया गया, प्रदीप सिंह करोला जी को। सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो ये है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है जो एनटीए के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए रिकमेंडेशंस देगा। अब इसको हेड कौन कर रहा है? इसरो के फॉर्मर चीफ के राधाकृष्णन साहब इसको हेड कर रहे हैं, और 2 महीने के अंदर इनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि भैया हम एनटीए को कैसे सुधारें। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, 3 नाम बेसिकली ध्यान रखने हैं। सुबोध कुमार सिंह, प्रदीप सिंह करोला, और आखिरी में के राधाकृष्णन, जो कि एक्स आपके इसरो के चीफ रहे हैं। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं हर हाल में। ठीक है, अगली जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कौन सी है? नो जीएसटी फॉर हॉस्टल, स्टे बिलो 20,000 रेलवे सर्विसेज। अभी हुआ क्या है दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। जब से नई सरकार बनी है उसके बाद से, और कहीं ना कहीं काफी टाइम बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। जीएसटी काउंसिल वो बॉडी है जो जीएसटी के रेट्स को डिसाइड करती है, जीएसटी को लेकर के सारे पॉलिसी डिसीजंस को लेती है, उसको हम जीएसटी काउंसिल बोलते हैं बेसिकली। अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, खाली इतने से आपका काम नहीं चलेगा। अभी हम जीएसटी देखेंगे, जीएसटी काउंसिल देखेंगे, जीएसटी का सिग्निफिकेंस देखेंगे, और चैलेंजेस देखेंगे, इश्यूज देखेंगे जीएसटी से जुड़े। बात समझ में आ गई है? ये आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स और जीएस 2 और जीएस 3 मेंस, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। पहली बात तो जो 20,000 से नीचे के हॉस्टल उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और रेलवे सर्विस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है। इसके अलावा कुछ चीजों को लेकर के जीएसटी रेट क्लियर नहीं था, तो वो क्लियर कर दिया गया, जैसे कि आपका मिल्क कैंस, स्प्रिंकलर्स, कार्टन बॉक्सेस, सोलर कुकर, इनके ऊपर किसी भी आपके इंडस्ट्री में यूज हो 12% जीएसटी लगेगा। और बहुत सारे छोटे मोटे डिसीजन लिए गए हैं, काफी सारे डिसीजन पेंडिंग है, क्योंकि अभी इनकी मीटिंग बजट पेश होने के बाद दोबारा होगी। अब ये बजट कहां से आ गया? आपको पता होना चाहिए कि जिस साल इलेक्शंस होते हैं, उस साल इलेक्शन के जस्ट पहले वाला जो बजट होता है वो कंप्लीट बजट नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरिम बजट होता है कि सरकार बनने तक, अगला बजट पेश होने तक खर्चा चल जाए सरकार का। ठीक है, फिर जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, गवर्नमेंट शपथ ले लेती है, नए मंत्री बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तब फिर एक फुल फ्लेज बजट पेश किया जाता है। तो अब ये मान के चलिए कि जुलाई के आसपास जो है ये फुल फ्लेज बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद आपकी दोबारा से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी को लेकर के कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। 101वें संविधान संशोधन से इसको लाया गया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी से जुड़ा हुआ, लेकिन 99 से लेकर के अभी तक जितने अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 99, 100, 101, 102 से लेकर के अभी तक, वो सब आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था। वन नेशन वन टैक्स की बात करी गई थी, आपको पता ही है, बहुत बार आप लोग सब चीजें सुन चुके होंगे। वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सबको सब्ज्यूम करके जो है जीएसटी आ गया था कि भैया आपको ये सारे टैक्स नहीं देने हैं, सिर्फ एक टैक्स देना है, एक देश एक टैक्स, एक कर। टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, यह फाइनल कंजम्पशन पे लगाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जीएसटी के अंदर 3-4 स्ट्रक्चर है बेसिकली, 3-4 चीजें जानने वाली है। पहला सेंट्रल जीएसटी होता है जो कि केंद्र सरकार ले जाती है, स्टेट जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी जहां पे दोनों का हिस्सा होता है, इंटर स्टेट रेट जो होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश कुछ बिहार को भेज रहा है, बिहार कुछ आपका छत्तीसगढ़ को भेज रहा है, छत्तीसगढ़ कुछ आपका जो है तमिलनाडु को भेज रहा है, तो इसके ऊपर इंटर स्टेट, इसको हम इंटर स्टेट ट्रेड बोलते हैं, इसके ऊपर आपका आईजीएसटी लगता है, और ये पैसा फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, और आपके टैक्स स्लैब्स हैं इसमें 5%, 12%, 18% और 28%। बात समझ में आ गई? रीजंस क्या था इसको लाने का? रीजंस थे इसके पीछे भाई, बहुत बड़े रीजंस थे, नहीं तो इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म क्यों आता? रात के 12 बजे संसद खोल करके जीएसटी लागू कराया गया था, टू मिटिगेट द डबल टैक्सेशन कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। अब ये दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? आपको, मुझे उम्मीद है कि पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बैठा हूं बताने के लिए। बेसिकली मान लीजिए आप एक मोबाइल की कंपनी चला रहे हो, मोबाइल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक सेमीकंडक्टर चाहिए, आप वो खरीद के लाए, उस पर आपने टैक्स पे कर दिया। फिर आपको क्या चाहिए? बैटरी चाहिए, आप क्या किए? बैटरी लेकर के उस पर आपने टैक्स पे कर दिया। फिर आपको कैमरा चाहिए, आप कैमरा लेकर के आए, आपने उसके ऊपर टैक्स कर दिया। उसके और बॉडी पार्ट्स लेकर के आए,
उस पर आपने टैक्स पे कर दिया। बात क्लियर हो गई? इतना सारा टैक्स पे कर दिया, लेकिन जब आप फिर फाइनल अपना मोबाइल बना के तैयार करोगे, उसको बेचोगे, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब हुआ क्या, ये डबल टैक्सेशन हो गया कि नहीं हो गया? इसी को हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं कि भैया एक ही चीज पे बार बार टैक्स देना पड़ रहा है। अब जीएसटी में भी ऐसा ही होता है। जीएसटी में भी आप जब सेमीकंडक्टर लेके आओगे टैक्स दोगे, बैटरी लेके आओगे टैक्स दोगे, सारे पार्ट्स पे आप टैक्स दोगे, फिर फाइनल गुड पे भी टैक्स दोगे, है ना। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जब आप फाइनल गुड पे टैक्स दे रहे होगे, तो उसमें से जितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स पे, अलग अलग इनपुट्स पे, उतना टैक्स माइनस हो जाएगा फाइनल टैक्स में से। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये फायदा है जीएसटी का, ये कैस्केडिंग इफेक्ट को, डुप्लीसिटी को, डबल टैक्सेशन को हटा देता है एक तरीके से। जो इनपुट पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, दैट डजंट काउंट इन योर फाइनल टैक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उसी की तो मीटिंग हुई है अभी। तो आप ये मान के चलिए, जीएसटी एक तरीके से एक रथ है, और रथ को चलाने वाला घोड़ा अगर कोई है तो वो जीएसटी काउंसिल है। यानी कि जीएसटी की गाड़ी जिस भी ट्रैक पे जानी है, उसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो जीएसटी काउंसिल नाम का पहिया होगा। ये जिधर मुड़ेगा गाड़ी उधर ही मुड़ेगी। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो जीएसटी से जुड़े हुए सारे डिसीजन तो जीएसटी काउंसिल लेती है। जब 122वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ था, अब आप कहोगे कि यार अभी तो तुम पहले बता रहे थे 101वां संविधान संशोधन, अब तुम 122वें संवैधानिक बिल पे आ गए। तो देखिए, जरूरी नहीं कि सारे बिल जो पेश हो वो पास ही हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए आपको अमेंडमेंट बिल पेश करना पड़ता है। उसमें से जो पास हो जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। जब जीएसटी लाने की बात हुई थी तो उसके पहले 121 बिल पेश हो चुके थे संविधान में, आजादी से लेकर के, संविधान लागू होने से लेकर के 2016 तक 121 बिल पेश हो चुके थे। उसमें से खाली 100 बिल पास हुए थे। 122वां बिल ये पेश हुआ था, ये पास हुआ, तो ये 101वां अमेंडमेंट बन गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमेंडमेंट और आपका अमेंडमेंट बिल और अमेंडमेंट एक्ट में ये डिफरेंस होता है। बिल जब तक वो पार्लियामेंट के सामने है, एक्ट जब पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने उसको मोहर लगा दी, ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई हो गया, तब वो क्या बन गया? एक्ट बन गया आपका। बात क्लियर हो गई? चलिए, जीएसटी काउंसिल एक ज्वाइंट फोरम है, किसका? सेंटर और स्टेट का। यहाँ पे आप आसान भाषा में समझिए, जीएसटी काउंसिल पहली बात तो संवैधानिक बॉडी है। 279 ए सब क्लॉज 1 के तहत बनाई जाती, प्रेसिडेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है इसको, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इसको हेड कौन करता है दोस्तों? हेड करेंगी हमारी फिलहाल के लिए निर्मला सीतारमन, क्योंकि वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कल को इनकी जगह एबीसीडी कोई बन जाएगा तो एबीसीडी इसको हेड करेगा। यानी कि जो केंद्र में फाइनेंस का मिनिस्टर होगा वही जीएसटी काउंसिल का हेड भी होगा। इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस का जो काम देखते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। या फिर अगर कई बार ऐसा होता है कि हर राज्य जो है, या ज्यादातर राज्य सीएम अपने पास ही फाइनेंस मिनिस्ट्री रखता है, तो सीएम क्या करता है, किसी और मंत्री को भेज देता है अपने बिहाफ पे कि तुम जाओ हमारे बिहाफ पे वहां बैठ के बात कर लेना। तो या तो सेंटर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर कोई और मंत्री जो स्टेट से आया हुआ हो, ये लोग बैठ करके अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है? ये रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन किसको देंगे? यूनियन को देंगे, स्टेट को देंगे। जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर आपकी सलाह देंगे, रिकमेंडेशन देंगे। अब देखिए, रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? रिकमेंडेशन का मतलब होता है बाय डेफिनेशन सलाह देना। यानी कि जीएसटी काउंसिल की जो बातें हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है। अगर बाइंडिंग है तो डिसीजन बोले ना, रिकमेंडेशन क्यों बोल रहे हो फिर उसको आप, है ना। तो यहाँ पे ये अलग अलग टैक्स रेट रिकमेंड कर सकते हैं, अलग अलग जीएसटी को लेकर के पॉलिसी डिसीजंस रिकमेंड कर सकते हैं। देन इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट्स कि उनको जीएसटी काउंसिल के क्या डिसीजन मानने हैं, क्या नहीं मानने हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों के मंत्री बैठ करके डिसीजन लेते हैं, तो आर्टिकल 246 ए क्या कहता है कि साइमल्टेनियस पावर्स है दोस्तों, किसके पास? सेंटर के पास भी, पार्लियामेंट के पास भी, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी, कि जीएसटी को लेकर के लॉ बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों लोग बैठ करके डिसीजन ले रहे हैं ना, तो भाई दोनों लोग अपना बैठ के अपना कानून बना सकते हैं लेजिस्लेचर में जाकर के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? यूनिफाइड कॉमन मार्केट हो गया है। पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, तो कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन नहीं था मार्केट के अंदर। टैक्सेशन स्ट्रीमलाइन हो गया, पहले आपको वैट अलग पे करना है, एक्साइज ड्यूटी अलग पे करनी है, ये अलग पे करना है, वो अलग पे करना है। अब एक जगह आपको जीएसटी पे करना है। हालांकि इसकी सच्चाई भी मैं आपको इश्यूज में दिखाऊंगा आगे, बट फिलहाल ऑन पेपर आपको लिख के यही आना है। अच्छा देखिए, ये एक आइडल लाइन है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, एक हेडिंग 2 वर्ड की और 7-8 वर्ड का सेंटेंस, इससे ज्यादा आपको स्कोप देता ही नहीं है यूपीएससी पॉइंट लिखने का। इससे ज्यादा आप लिखोगे तो 5-6 पॉइंट नहीं लिख पाओगे, 2-3 पॉइंट में आपका पेज भर जाएगा, आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि हर एक टॉपिक पे, यहाँ तो देखिए थोड़ी बड़ी बड़ी सेंटेंसेस में लेकर के आता हूँ ताकि आपको समझाया जा सके, बट आपको ऑफिशियली लिख करके छोटे छोटे 1 लाइनर सेंटेंस आने हैं। ठीक है, जितना आप शॉर्ट और क्रिस्प लिख करके आओगे मेंस में, उतना ज्यादा आपकी रैंक इंप्रूव होती जाएगी, उतने ज्यादा आपके नंबर इंप्रूव होते जाएंगे। खैर, इंक्रीज टैक्स कंप्लाइंस,
पहले भाई क्या होता था कि कोई टैक्स पे करता था, कोई नहीं करता था, कभी यहाँ फाइल करना है, कभी वहां फाइल करना है, तो इससे क्या होता था, कंप्लाई करना मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से टैक्स इवेजन भी आपका भाई बढ़ता था, लोग टैक्स देने से ही भाग जाते थे। इवेजन का मतलब गोला दे देना एक तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो आपका इस तरीके की दिक्कतें हो गई, तो टैक्स इवेजन आपका रुक गया है। इसके अलावा जो एसजीएसटी और आईजीएसटी आया है, उससे क्या है, जैसे आपकी जो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सेल्स होती हैं, यानी कि स्टेट अंदर ही अंदर कुछ सेल और मतलब खरीदना बेचना हो रहा है, और दो स्टेट्स का आपस में हो रहा है, उसमें कई बार टैक्स इवेजन हो जाता था, बट वो आईजीएसटी के आने की वजह से वो नहीं हो सकता है। ठीक है, सर्टेनिटी आ गई अब कि भैया इस गुड पे इतना टैक्स लगना है, तो हम इतना पे करना है। पहले तो पता ही नहीं रहता था भैया कहाँ से वैट की नोटिस आ जाए, कहाँ से जो है सेल्स टैक्स की नोटिस आ जाए, कहाँ से क्या हो जाए, तो एक तरीके से सर्टेनिटी नहीं थी बिजनेस को लेकर के। अब बिजनेसेस को लेकर के सर्टेनिटी है एटलीस्ट कि भैया जीएसटी इतना है, ये टैक्स स्लैब है, इतना हमको पे करना रहेगा हमारे बिजनेस के लिए। करप्शन रिड्यूस हो गया है भाई, जाहिर सी बात है। बूस्ट सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ी है, क्योंकि भैया आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हुआ इसकी वजह से। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इश्यूज क्या क्या, मल्टीपल टैक्स रेट कहने को तो आपने कह दिया कि भैया जीएसटी आ गया, वन नेशन वन टैक्स, बट उस टैक्स में भी चार स्लैब आपने बना रखे हैं। चलिए चार स्लैब तो बनाए बनाए, उसके अलावा और टैक्सेस अभी भी आपके चल रहे हैं पैरेलली, वो क्यों चल रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो ये वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी, वो तो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। फिर न्यू सेसेस क्रॉप अप। सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है। बात ध्यान रखिएगा, टैक्स जो होता है आपके गुड्स की वैल्यू पे लगता है। मान लीजिए आपका गुड्स 100 रुपए का है, और उसके ऊपर 10% टैक्स लगना है, तो 10 रुपए टैक्स हो गया। अब 10% सेस भी लगना है मान लीजिए, तो 10% सेस इस 100 रुपए पे नहीं लगेगा। ये जो टैक्स है 10 रुपए का, इसके ऊपर 10 रुपए से 10% सेस, यानी कि 1 रुपए, तो ये सेस होता है। सेस सेस आपका टैक्स के ऊपर आपका टैक्स होता है, ठीक है। फाइनल गुड्स के ऊपर जो आपका आपका टैक्स लगता है वो टैक्स कहलाता है, उस टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेस कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 100 रुपए के ऊपर 10%, 10 रुपए, 10 रुपए के ऊपर 10%, 1 रुपए, ठीक है। तो टोटल 11 रुपए आपको इस गुड्स पे देना है। तो ये इसको हम सेस बोलते हैं बेसिकली। अब क्या है कि बहुत सारे नए सेस आ जाते हैं, है ना। आपने जीएसटी तो कर दिया कि भैया जीएसटी से हम यूनिफॉर्मिटी ले आए हैं, बट कभी आपने एजुकेशन सेस लगा दिया, कभी एग्रीकल्चर सेस हो गया, कभी फार्मर सेस हो गया, कभी कुछ, ये सारी दिक्कतें आप भैया लाते रहते हो, करते रहते हो। तो ये दिक्कत की बात है कहीं ना कहीं, ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट, स्टेट्स को अभी भी भरोसा नहीं है कि भैया जो उनके हिस्से का पैसा है, वो केंद्र सरकार उनको दे रही है कि नहीं दे रही है ना। इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट अभी भी कंफर्म नहीं है, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट का डेफिसिट है दोनों के बीच में, कि भैया ये जो पैसा कमाई हो रही है जीएसटी से सरकारों की, इसका प्रोपोर्शनेट मैनर में डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी आउटसाइड जीएसटी पर भी आप सोचिए, 50% हमारी इकोनॉमी दोस्तों, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, मतलब यही तो आधी इकोनॉमी है हमारी, ये जीएसटी के बाहर है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि हमने इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन कर दिया, जब आधी इकोनॉमी आपकी जीएसटी के टैक्स रेट से बाहर है ना। यहाँ पे दूसरे टैक्सेस लग रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स फाइलिंग, भाई टैक्स फाइलिंग कितना भी आसान हो जाए, बट वो होता मुश्किल काम ही है। और जीएसटी तो इनफैक्ट जब आया था, तो लोगों को फाइल करना नहीं आ रहा था, लोगों को अलग से सीए वकील वगैरह हायर करने पड़े थे जीएसटी फाइल करने के लिए। अब तो धीरे धीरे फिर भी लोग जो है ट्रेन हो रहे हैं। हायर टैक्स रेट, किसी किसी गुड्स पे आपको 28% टैक्स लगाना चाहिए, तो उस पर आप 5% लगा रहे हो। किसी पे लगाने ही नहीं चाहिए, जैसे कि आपके मेडिकल असिस्टेंस के जो गुड्स होते हैं, इमरजेंसी गुड्स होते हैं, एसेंशियल गुड्स होते हैं, उस पर आप 18%, 12%, 5% लगा रहे हो, है ना। तो ये सारी दिक्कतें हैं, यहाँ पे इश्यूज हैं जीएसटी से जुड़े हुए। तो दोस्तों ये आपको प्रीलिम्स, जीएस2 और जीएस3 तीनों के हिसाब से आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए भाई फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो अगली न्यूज क्या आएगी, प्रोग्राम टू फास्ट ट्रैक ट्रेवलर इमिग्रेशन लॉन्च्ड एट आईजीआई एयरपोर्ट। आईजीआई एयरपोर्ट क्या है भाई, आईजीआई पहले गेम आता था, है ना। हम लोग बचपन में हम लोगों ने बहुत खेला आईजीआई गेम, खैर। तो यहाँ पे आपका आईजीआई का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में है। तो यहाँ पे अमित शाह ने पहला, ये आपका वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, यूपीएससी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है। आपको कंफ्यूज कर देगा, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने किया है, बट ऐसा नहीं है। होम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, अमित शाह जी ने। इसका मकसद क्या है कि भैया जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ट्रेवलर आ रहे हैं, उनका इमिग्रेशन थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल वगैरह बना दिया है कि आप ऑनलाइन तरीके से अपना इमिग्रेशन कर सकते हो, तो थोड़ा सा चीजें आसान रहेंगी। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कहाँ पे हुआ है और किसने लॉन्च किया है, बस, ठीक है। इसके बाद अब दिल्ली के बारे में बातें देख लीजिए। अब यहाँ पे यूपीएससी वाले भी ध्यान दें। यूपीएससी वालों को अपना एक जो फॉल्स ईगो होता है, मैंने बहुत लोगों के अंदर देखा है, बहुत स्टूडेंट्स के अंदर एक फॉल्स ईगो होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि लोकसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी है, और कैपिटल किस स्टेट की कौन सी है। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि आप कल को कहेंगे डीएम, एसडीएम, आईपीएस, कप्तान बनने जा रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता है कि भैया कहाँ पे कितनी लोकसभा की सीटें हैं, या अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, या आपका महात्मा गांधी का जन्म किस साल में हुआ था, तो कितनी बुरी बात है। और यूपीएससी का आप लेटेस्ट पेपर उठा करके देख लीजिए, पिछले 3 साल का। एक जमाना था यूपीएससी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे जा चुका था
फैक्चुअलिटी का रोल बहुत कम रह गया था, 30-40% रह गया था, माइनॉरिटी में आ गए थे फैक्ट्स। आज की डेट में 70-80% पेपर आप उठा करके देखिए, फैक्ट के ऊपर रिलाइड है पूरा। और फैक्ट भी ऐसे जो आपके वनडे एग्जाम्स में, पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको लाइटली देखिए कुछ नहीं लेना है, पढ़ना आपको सब कुछ है, ठीक है। ज्ञान जहां से मिले रणछोड़ दास चांचड़ की बात मानिए, ज्ञान जहां से जो मिले बटोर लीजिए और घोल के पी जाइए, एग्जाम आए उसको प्रोड्यूस कर दीजिए बस। अब ये एक हमने सेट पैटर्न बना रखा है ना कि आप हम एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन रिवाइज करेंगे, कुछ नहीं, पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, है ना। और जो जहां से मिले, ये नहीं कि भाई हमें लिमिटेड सोर्स भाई बुक के मामले में आप सोचिए ना। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप एक बुक से पढ़िए, हिस्ट्री पढ़ लें एक बुक से पढ़िए, बट करंट अफेयर्स यार, स्टैटिक जीके, ये तो आपकी बहुत वाइड चीज है ना। ये जहां से जितना मिले आप पढ़ते जाइए, लेकिन जितना पढ़े उतना रिवाइज भी करते रहिए। ये नहीं कि पढ़ के आगे बढ़ गए, ये नहीं करना है। करंट अफेयर्स और जो बेसिक फैक्चुअल जीके है, ये आपके लिए आने वाले टाइम पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होल्ड करने वाली है, ठीक है। तो दिल्ली की आप लोकेशन देखेंगे, 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, एक तरफ यूपी से घिरा हुआ है, देश की राजधानी है। यहाँ पे असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। सीएम सबको पता है अरविंद केजरीवाल है, गवर्नर बहुत कम लोग जानते हैं कौन है, विनय कुमार सक्सेना साहब है, ठीक है। 239 AA आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। इसने दिल्ली को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई दिल्ली बिंग दिल्ली, वो देश की राजधानी है, देश के सारे महत्वपूर्ण लोग वहां पे बैठते हैं, तो कुछ स्पेशल होना जरूरी भी है। यहाँ पे लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। जी हाँ, विधानसभा की सीटें भी हैं, तभी तो अरविंद केजरीवाल सीएम है ना। इस देश में जितनी भी यूटीज हैं उनमें से सिर्फ 3 यूटीज ऐसी हैं जिनकी खुद की विधानसभा है। पहले 2 थी, अब 3 है। एक तो आपकी दिल्ली हो गई, ये एक आपकी पुद्दुचेरी हो गई ये, और एक आपकी जम्मू एंड कश्मीर हो गई, जहाँ पे अभी इसी साल चुनाव होने की बात हो रही है, ठीक है। ये 3 यूटीज है जहाँ पे खुद की विधानसभाएं हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेट पीसेस वाले कान खोल लें अपने एकदम, हरियाणा पीसेस वाले यहाँ तक के लिए कान खोल लें, यहाँ से फिर यूपी पीसेस वाले कान खोल लें, और यहाँ से फिर जो है राजस्थान पीसेस वाले कान खोल लें। दिल्ली क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली के आसपास बहुत सारे जिले हैं, अब उन जिलों का इम्पैक्ट भी दिल्ली के ऊपर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम दिल्ली को एक सिर्फ दिल्ली के तौर पर नहीं देखते, नेशनल कैपिटल रीजन के तौर पे देखते हैं, ठीक है, कि दिल्ली का पूरा रीजन है ये। अब उस रीजन में अगल बगल के राज्यों के कई सारे जिले भी आते हैं, तो टोटल 24 जिले आते हैं। कितने? टोटल 24 जिले आते हैं दिल्ली के एनसीआर रीजन में, जिसमें से 14 आपके हरियाणा के हैं। बात समझ में आ गई? हरियाणा पीसीएस 14 हरियाणा के हैं, फिर आपके 8 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 राजस्थान के। कितने हो गए? 14, 8, 22, तो 24। 14 हरियाणा के कौन से? हरियाणा वाले याद कर ले, रट ले बिल्कुल। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, सोनेपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल। बात क्लियर है? यूपी वाले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, जो एकदम दिल्ली के आसपास पड़ते हैं। और राजस्थान का सबसे आसान है, केवल अलवर और भरतपुर। बात क्लियर हो गई? ये 24 आपके क्या है, दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर है। अगली जो आपकी न्यूज है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और एसएससी सारे एग्जाम्स में जरूरी है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम आसान भाषा में यूएनसीटीएडी कहते हैं। अब पहले इसी के बारे में देख लीजिए आप। भाई जैसा कि नाम से लग रहा है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट और यूएन, तीन यहाँ पे की टर्म है। तो पहली बात तो यूएन का एक इंस्टीट्यूशन है ये। दूसरा, किस पर्पज के लिए? ट्रेड और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए है। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1964 में हुआ था। 1964 में हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले पंडित नेहरू जी का निधन हुआ था। ये मैंने क्यों बोल दिया यहाँ पे? ये मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं, बहुत ही लैंडमार्क इवेंट्स होते हैं। तो ऐसे जो भी इवेंट्स हो उनको आप याद कर लीजिए, और फिर उसी साल में और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सारे इवेंट्स को मेन इवेंट्स के हवाले से याद कर लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी लिंक करने में। देखिए, बहुत बड़ी एग्जाम की तरीके से एक समंदर है, अगर आप डूब रहे हो इसमें, गोते लगा रहे हो, तैर रहे हो, तो आपको अपने अस्त्र शस्त्र मजबूत रखने पड़ेंगे, है ना। और अस्त्र शस्त्र में सिर्फ आपकी रेक्टिफिकेशन की क्षमता नहीं आती है, आपकी निमोनिक्स बनाने की क्षमता आती है, स्मार्ट वर्क करने की क्षमता आती है। आप सबसे तैरते जाओगे तो आप किनारा नहीं लगेगा कभी भी। अगर कोई बोट जा रही है तो आपको बोट का सहारा भी लेना है, मदद भी मांगनी है ना। हर तरीके से आपको अलर्ट रहना है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, 1964 में उसको स्टैब्लिश किया गया था। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पे ट्रेड और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यूएनसीटीएडी काम करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बहुत खूबसूरत जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 195 आज की डेट में इसके मेंबर कंट्रीज हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब इसने एफडीआई की रिपोर्ट निकाली, इसने ये बताया अपनी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में कि दुनिया भर के देशों में और रीजन्स में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रिपोर्ट का एक बहुत ही डिटेल्ड वर्जन आएगा, जब इसमें इंडिया स्पेसिफिक डेटा आएगा, बहुत सारा डेटा इसमें आएगा, उसको हम लोग फिर से कवर करेंगे। फिलहाल जो एक बेसिक डेटा वो ये बता रहा है
कि ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि पूरी दुनिया का जो ओवरऑल एफडीआई है, वो 2% से डिक्रीज कर गया है। 2023 में जितना था उससे 2% कम हो गया है। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज का जीडीपी आपकी पूरी दुनिया में, सॉरी जीडीपी कह रहा हूँ, एफडीआई, पूरी दुनिया का एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक देश के लोग दूसरे देश में अगर बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली, उसको हम एफडीआई बोलते हैं। किसी बिजनेस में सीधे तौर पे पैसा इन्वेस्ट कर देना, उसको हम एफडीआई बोलते हैं। ठीक है, मुझे लगा बता देना चाहिए यहाँ पे। तो 7% जो है पूरी दुनिया की डेवलपिंग कंट्री का एफडीआई गिर गया है, यानी कि मान लीजिए इंडिया या उसके जैसी और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको जितना एफडीआई मिल रहा था अभी तक 2023-22 तक, उसमें 7% की गिरावट आ गई है। अच्छा, ये 7% की गिरावट में मेन जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो एशिया है, क्योंकि एशिया में 8% की गिरावट आई है। ठीक है। इनफैक्ट चाइना, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट सीन है, चाइना में एफडीआई डिक्लाइन हो गया पहली बार। मतलब पहली बार तो ऐसा कोई डेटा नहीं है, बट हाँ बहुत रेयर होता है ऐसा, क्योंकि चाइना में हर कोई बिजनेस करना चाहता है, बहुत प्रोमिनेंट कंट्री है, तो यहाँ पे भी एफडीआई आपका डिक्लाइन हो गया है। बात यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, बाकी आप जिसकी डिटेल रिपोर्ट आएगी तो वहां पे हम इसको देखेंगे फिर से। अब ये भैया कौन सा जानवर है इतना खूबसूरत सा, जिसके ऊपर बीबीसी ने एक न्यूज आर्टिकल निकाला है? तो ये है आपका आइबेरियन लिंक्स। ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है? आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी करता है, आपको पता है ना, आईयूसीएन एक आपका इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि स्पीशीज को एक तरीके से रैंक करता है उनके वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे, कि कितना ज्यादा उनके ऊपर खतरा है। तो उसने एक रेड लिस्ट बना रखी है कि जो ज्यादा खतरे में है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उससे कम एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल। तो भैया ये जो आपका आइबेरियन लिंक्स है, इसका थोड़ा सा जो है अब विकास हो रहा है, इसके ऊपर से खतरा कम हो रहा है, तो ये एंडेंजर्ड की श्रेणी से वल्नरेबल की श्रेणी में आ गया है। 1948 में आईयूसीएन को बनाया गया था, और आईयूसीएन ने अपनी रेड लिस्ट कब निकाली है? 1964 में, अगेन 1964 आ गया। ठीक है। तो आईयूसीएन ने 1964 में रेड लिस्ट निकालना शुरू किया है। अब देखिए, अगर आप यूपीएससी के अलावा और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस स्लाइड से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको जानवरों का बिहेवियर पता होना चाहिए। भाई वो रोटी के साथ कौन सी सब्जी खाते हैं, है ना, वो चावल खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो आम काट के खाते हैं कि बिना काटे खाते हैं। यूपीएससी को बहुत इंटरेस्ट है जानवरों की एक बेसिक लाइफ की जानकारी में। ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द टू कार्निवोर स्पीशीज एंडेमिक टू यूरोप। यूरोप में दो आपकी कार्निवोर स्पीशीज आपकी एंडेमिक हैं, उसमें से एक आपका ये आइबेरियन लिंक्स है। ये वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज थी वर्ल्ड की, जिसके पॉइंटी ईयर्स होते हैं, ये देखिए एकदम बिल्कुल पॉइंटी, मतलब पेपर में छेद कर दे इस तरीके के पॉइंटी ईयर्स हैं। लॉन्ग लेग्स होते हैं, लंबे पैर होते हैं। ठीक है। फिर आपके लेपर्ड लाइक स्पॉटेड फर होते हैं। ये सब बातें यूपीएससी को बहुत पसंद है। सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं ये लोग, यानी कि इनके मेल्स ज्यादा बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, फीमेल्स इनकी थोड़ा सा कम हैवियर होती हैं कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव टू मेल आपका आइबेरियन लिंक्स। ठीक है। फिर ये नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि रात भर अपना घूमते फिरते हैं, चिल करते हैं, पार्टी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खरगोश के पीछे भागते हैं, इनको खरगोश चाहिए खाने के लिए। खरगोश रात में एक्टिव रहता है, तो ये भी रात में उसके पीछे पीछे एक्टिव रहते हैं उसको ढूंढने के लिए। ठीक है। 1300 मीटर के टेरेन पे के नीचे ही पाए जाते हैं। 1300 मीटर के ऊपर का अगर टेरेन है तो वहां पे नहीं पाए जाएंगे। मेडिटेरेनियन एरिया जो है इनका मेन एरिया है रहने वाला। आइबेरियन पेनिनसुला में एक जमाने में पूरे आइबेरियन पेनिनसुला में फैले हुए थे ये, आज की डेट में सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल में थोड़े थोड़े मात्रा में है। ये आपका दोस्तों आइबेरियन पेनिनसुला है। ठीक है। ये आपका इधर मेडिटेरियन सी है। बेसिकली पेनिनसुला उस लैंड बॉडी, लैंड मास को बोलते हैं, लैंड बॉडी को बोलते हैं जिसके तीन तरफ पानी होता है। तो यहाँ पे आपका बे ऑफ बिस्के दिख रहा है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन दिख रहा है, फिर गल्फ ऑफ कैडिस दिख रहा है, यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी दिख रहा है, आपको बेलियारिक सी दिख रहा है आपको। तो हर तरफ पानी ही पानी है ना, बीच में आपका लैंड मास है। तो ये आपका पेनिनसुला है। ठीक है। इसमें आपके स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस वगैरह, पायरेनीज माउंटेन वगैरह जो है ये सब यहाँ पे आते हैं। ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपके कैंटाबेरियन माउंटेन्स है, बेस्क माउंटेन्स हैं, ये सब यूपीएससी के फेवरेट एरियाज हैं। नदर्न मेसेटा, साइबेरिया मोरेना, ये सब आपको ध्यान रखना है। बायोटिक माउंटेन्स पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, याद रखना है। इसलिए मैप डाला है, मैप डालने में कोई कंजूसी नहीं है। ठीक है। मैप डाल रहा हूँ और आपको मैप पढ़ने में भी कोई कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली याद मैप से ही होगा। चलिए भाई, तो ये आपकी न्यूज हो गई। अगला आपका एक और इंडेक्स आया है जिसको हम बोलते हैं कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब दोस्तों जो ये आपके कंटेनर्स होते हैं, जो आपके पोर्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाजों पे बड़े बड़े कंटेनर में सामान लद के जा रहा है। तो भैया सामान जो जा रहा है एक देश से दूसरे देश, क्या वो उतर के सीधे दूसरों के घरों में चला जाता है? उसको पोर्ट पे रखा जाता है कंटेनर्स में। अब किसकी कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी किसकी कैपेसिटी है ना, कौन कैसा क्या कर रहा है, उस हिसाब से उसको रैंक किया जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के 9 पोर्ट्स जो है टॉप 100 में आ गए हैं इस इंडेक्स में। ठीक है। अब सबसे पहली बात, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। ये लोग बैठ करके अपने कमरे में टीवी चला करके पूरे दुनिया के जितने पोर्ट हैं उन सबको जज कर रहे हैं, वेरियस पैरामीटर्स पे उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं, है ना, और फिर उसके बाद उनको रैंक कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? हाईलाइट्स देखेंगे।
नंबर 1 पे कौन है? चाइना का यंगशन पोर्ट। चाइना का यंगशन पोर्ट इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। नंबर 2 पे कौन है? सलाला पोर्ट, कहाँ का? ओमान का। बात ध्यान रखिएगा, दोनों पोर्ट की लोकेशन और दोनों की रैंक आपको ध्यान रखनी है। इंडिया के 9 पोर्ट मैंने पहले बता दिया। इनफैक्ट विशाखापट्टनम पोर्ट तो पहली बार टॉप 20 में आया है। और ये और भी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर ये 115वें नंबर पे था। मतलब एक साल में लगभग लगभग 100 रैंक की जंप लगा के सीधे 19th पे आ गया है। ठीक है। मुंड्रा पोर्ट जो है वो आपका 27 पे आ गया, पहले 48वें नंबर पे था। इसके अलावा जो बाकी पोर्ट हैं जो टॉप 100 में आए हैं, बाकी के 7 पोर्ट, वो कौन से हैं? पिपावाव पोर्ट 41, कमारजार पोर्ट 47, कोचिन 63, हजीरा 68, कृष्णापट्टनम 71, चेन्नई 80 और जवाहरलाल नेहरू JNPA 96। ठीक है, ये सारे पोर्ट हैं। अब देखिए फिर से मैं मैप लेके आया हूँ आपके लिए, इन सारे पोर्ट्स को आप लोकेट करिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका हल्दिया है, उड़ीसा में पैरादीप है, ये रहा आपका विशाखापट्टनम, ये रहा आपका काकीनाडा मछलीपट्टनम, ये रहा आपका कृष्णापट्टनम। ये जो एन्नोर है, एन्नोर को ही हम क्या बोलते हैं? एन्नोर को ही हम कमारजार पोर्ट बोलते हैं। उसी के नीचे आपका चेन्नई पोर्ट है, जस्ट इसी जगह पे। ठीक है, फिर ये आपका नागापट्टिनम पोर्ट है, ये आपका ट्यूटिकोरिन है, ये आपका अलापुजा है, ये कोची, ये भी आपका लिस्ट में था। फिर आपका इधर देखिए, यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपका न्यूज में था, इस लिस्ट में था। ठीक है, इसके अलावा गुजरात के 2 पोर्ट और थे, ये देखिए यहाँ पे, एक पिपावाव पोर्ट है और एक ही आपका हजीरा, दोनों ही गुजरात में है। ये दोनों पोर्ट भी रैंक में आए हैं। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन से पोर्ट ईस्टर्न घाट पे नहीं है, इनमें से कौन से पोर्ट वेस्टर्न घाट पे नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ये स्टेट वाइज पूछ लेगा, तो आपको याद सारे कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, पॉज करिए 5 मिनट के लिए, इसको सबको रटिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। अब बांग्लादेश इंडिया की मीटिंग हुई है, पहले बताया गया था, नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की। मैं इसका जो पूरा एक डिटेल्ड वर्जन है कल के वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने इंडिया बांग्लादेश के बायोलेटरल रिलेशंस को पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि इनके भैया कैसे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, क्या इनके रिलेशंस हैं बेसिकली आज की डेट में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, बल्कि 3 बातें। पहली बात तो इंडिया ने मेडिकल ई वीजा फैसिलिटी शुरू करी है बांग्लादेशी सिटीजन के लिए। बांग्लादेश का कोई नागरिक इंडिया में आकर के अपना इलाज करवाना चाहता है, जो कि पूरी दुनिया से लोग आकर करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ती और अच्छी फैसिलिटी है इंडिया में कंपेरेटिव टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो वो ई वीजा अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे ई वीजा अप्लाई करके वो इंडिया आ सकता है। उसके अलावा एक असिस्टेंट हाई कमीशन स्टैब्लिश करेगा इंडिया, कहाँ पे? रंगपुर में। सीधा क्वेश्चन आएगा वनडे एग्जाम में कि इंडिया ने हाल फिलहाल में किस देश के लिए मेडिकल ई वीजा फैसिलिटी ऑफर की है, या फिर इंडिया ने बांग्लादेश के किस शहर में एक अपना असिस्टेंट हाई कमिश्नर अपॉइंट करने की बात की है, तो वो रंगपुर में की है। इसके अलावा टोटल 10 पैक्ट साइन हुए दोनों के बीच में, 10 पैक्ट साइन हुए, डिफेंस, डिजिटल पार्टनरशिप, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, इन सब चीजों को लेकर के। बात क्लियर हो गई? चलिए भाई अगले बढ़ेंगे आगे, मैप देख लेंगे फिर से। मैप से देखिए पीछा नहीं छूटना है बिल्कुल भी। बांग्लादेश ये रहा आपका, ढाका कैपिटल है, ये रही आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर इधर से आ रही है, गंगा इधर से आ रही है, दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, मिल करके क्या बना रहे हैं? पद्मा बना रहे हैं। पद्मा बना करके कहाँ जा रहे हैं? बे ऑफ बंगाल जा रहे हैं, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन माउंटेन, आपके मैंग्रोव बना रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। बात समझ में आ गई है? ठीक है, कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया का स्टेट बांग्लादेश के साथ? 5 स्टेट कर रहे हैं, 1 वेस्ट बंगाल, 2 आसाम, 3 मेघालय, 4 त्रिपुरा, 5 मिजोरम। सबसे बड़ा बॉर्डर अगर किसी स्टेट मतलब किसी कंट्री के साथ इंडिया शेयर करता है तो वो बांग्लादेश है, 4096.7 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। ठीक है, ये जो चाइना का इतना लंबा बॉर्डर है ना, ये भी इतना नहीं है जितना हम सिर्फ और सिर्फ इससे कर रहे हैं आपका, बांग्लादेश से। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। छोटी सी न्यूज है, इंडिया के किस स्टेट ने हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर करने की बात करी है 2036 तक? तो वो करिए दोस्तों आपके उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा पहले भी इंडिया के हॉकी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर चुका है, फिर से कर रहा है, और 2036 तक इसने सपोर्ट करने की बात की है। बात समझ में आ गई? 21 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं, रघुबर दास गवर्नर हैं, मनमोहन चरण मांझी आपके यहाँ के सीएम है, 147 विधानसभा की सीटें हैं। पहले भी मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, मैं पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार आपको सारी बातें बता रहा हूँ, और बार बार बताऊंगा ताकि कुछ चीजें आपको क्लास में ही रट जाए, इतनी बार आप सुन लो, आपको दोबारा से उसको पढ़ना ही ना पड़े, क्लास में ही सुन सुन के उसको आप रटते चले जाओ। ठीक है, उड़ीसा से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है इंडिया का? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सॉरी, तेलंगाना नहीं करता है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। टाइगर रिजर्व कौन कौन से? सिमलीपाल है, सतकोसिया है, सॉरी नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सिमलीपाल और भीतरकनिका है। और 6 आपके वेटलैंड्स है, कौन कौन से? चिलिका लगून, भीतरकनिका मैंग्रोव्स नेशनल पार्क, सतकोसिया जॉर्ज, तंपारा लेक, अनसुपा लेक और हीराकुड रिजर्वायर। ये 6 आपके क्या है? रामसर साइट हैं, कहाँ पे? उड़ीसा में। अगली छोटी सी न्यूज क्या है? चाइना और फ्रांस ने मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, जिसमें एक स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर रखा गया है, ताकि वो जो है, 2 इसमें फ्रेंच के हैं, 2 आपके चाइना के हैं, ताकि वो जो एक तरीके से अर्थ को, मतलब एक तरीके से जो आपकी गामा रे बर्स्ट हुए थे, द लाइट फ्रॉम विच हैज ट्रेवल्ड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स टू रीच अर्थ, मतलब एक गामा रे बर्स्ट हुआ है जिससे लाइट निकल करके
बहुत बिलियन ईयर बाद अर्थ तक आ रही है, तो उसको स्टडी करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई बेसिकली। अब यहाँ पे आप देखिए दोहरा चरित्र जिसको हम बोलते हैं, G7 में यही फ्रांस बैठ करके बातें कर रहा था कि हमको चाइना को आइसोलेट करना है, ये करना है, वो करना है। और मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको वहां बताया भी था उसके इश्यूज में कि कंट्रीज यहाँ बैठ के तो बात कर रही है, बट अगर यहाँ से निकल के जाएंगे तो यूएसए छोड़ करके बाकी सारी कंट्रीज चाइना के साथ कॉपरेट कर रही है बहुत सारे मामलों में। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल तुरंत ही दिख भी गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूपीएससी सीधे तौर पे पूछ लेगा कि SVOM रिसेंटली इन न्यूज रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपकी जो न्यूज है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। अगर आप यूपी के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस 10-20-30 सेकंड को आगे बढ़ा करके जा सकते हो आगे, ठीक है। अब यहाँ पे लखनऊ और प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम है, आप सभी को पता है। इन यहाँ के पुलिस कमिश्नर्स को हटाया गया है, नए पुलिस कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, जैसे कि अमरेंद्र के सेंगर। अमरेंद्र के सेंगर कहाँ के आपके वो बने हैं, पुलिस कमिश्नर बने हैं, ये बने हैं लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, ठीक है। वैसे ही आपके इलाहाबाद के प्रयागराज के कौन बने हैं, तरुण गौबा। तरुण गौबा साहब इलाहाबाद या फिर प्रयागराज के नए कमिश्नर बने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट अभी 6-8 महीने में जो एग्जाम्स होने हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, चलिए यहाँ पे आपके आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। आज भी द हिंदू में वर्ड ऑफ द डे नहीं था, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चंस आपके लिए, इनको आप अटेम्प्ट करिएगा अच्छे से, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, नहीं भी लगा है तो भी आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। अंटिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडी।